नमस्कार, शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान, लेकर दिन भर की बड़ी खबरों का पिटारा। और ऐसे में कौन सी खबर आपके सरोकार की है और कौन सी खबर आपके मसले की है, उसकी बात आज हम करेंगे। लेकिन शुरुआत इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सत्येंद्र जैन से जुड़ी हुई है। हम आपको बता दें, ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है और ऐसे में इस वक्त की जो बड़ी खबर है, हम आपको बता दें, सत्येंद्र जैन की करीबी के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। 2 करोड़ 82 लाख कैश बरामद किया गया है। सोने के सिक्के मिले हैं और कहा जा रहा है कि सोने के बिस्किट का भी पता चला है। और ऐसे में ईडी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। लगातार सत्येंद्र जैन पर जिस तरीके से शिकंजा कसा गया और उसके बाद ईडी ने उन्हें रिमांड पर लिया, लेकिन उसके बाद जितने भी जानकार सत्येंद्र जैन के हैं उनसे पूछताछ हो रही है। जिनका भी कनेक्शन सत्येंद्र जैन के साथ सीधे सीधे पता चल रहा है, उसके बाद उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। और ऐसे में सत्येंद्र जैन से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर है, मैं आपको बता दें। सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे और ऐसे में उन पर हवाला मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया है और ऐसे में सत्येंद्र जैन के करीबियों पर अब ईडी का शिकंजा कस रहा है। और ऐसे में 2 करोड़ 82 लाख कैश बरामद किया गया है। उनके करीबी के पास से सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं, साथ ही सोने के सिक्के भी बरामद किए गए हैं। और लगातार जिस तरीके से सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के, उन पर शिकंजा कस रहा है ईडी का, उसके बाद लगातार उनके जितने भी करीबी हैं उनके ऊपर भी ईडी का शिकंजा कस रहा है। और ऐसे में हम आपको बता दें कि 2 करोड़ 82 लाख के आसपास कैश बरामद हुआ है उनके निजी जानने वालों के घरों से। और साथ ही सोने के सिक्के बरामद हुए हैं, सोने की बिस्किट बरामद की गई है। और इस वक्त लगातार जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है सत्येंद्र जैन को लेकर दिल्ली से, हम आपको बता दें इस वक्त सत्येंद्र जैन ईडी के कस्टडी में है और ऐसे में ईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। सख्ती से ये पूछताछ की जा रही है। और ऐसे में हम आपको बता दें, ईडी के अब निगरानी में उनके शिकंजे में उनके करीबी आ चुके हैं और उनके पता चला है कि उनकी करीबियों के पास से लगभग 2 करोड़ 82 लाख के आसपास कैश बरामद हुआ है और साथ ही सोने के सिक्के बरामद किए गए हैं, सोने के बिस्किट भी बरामद हुए हैं। तो जड़ी जो हमारे पास जो बड़ी खबर है इस वक्त की बुलेटिन में, हम आपको बता दें, शुरुआत हम कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। सत्येंद्र जैन से जुड़ी हुई ये पूरी खबर है और दिल्ली से ही अगली खबर है। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी की कार्यवाही के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश रैली निकाली। कार्यकर्ताओं ने केंद्र शासित बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि गिरफ्तारी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लाखों की संख्या में लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, इससे भाजपा बौखला गई है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हिमाचल पार्टी प्रभारी सत्येंद्र जैन को जब तक रिहा नहीं किया जाएगा तब तक पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी का जो विरोध है वो ऐसे ही जारी रहेगा। मनीष ठाकुर जी हमारे बीच में हमारे जिला आज जिला सिरमौर मुख्यालय नान पर जो हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रभारी है सत्येंद्र जैन जी, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में सिरमौर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक विरोध प्रदर्शन रखा है, जो कच्चा टैंक से मार्केट होते हुए दिल्ली गेट होते आज यहाँ जिला कार्यालय पर पहुँचा है। और हमारी महामहिम राष्ट्रपति से ये मांग है कि किस तरह से गैरकानूनी तरीके से जो हिमाचल प्रदेश के जो प्रभारी है आदरणीय श्री सत्येंद्र जैन जी, उनको गिरफ्तार किया गया है ईडी ने। हालांकि पिछले 8 सालों से लगातार उन्होंने ईडी को जांच में अपना पूरा सहयोग दिया है, लेकिन उनके खिलाफ उसमें कुछ भी नहीं मिला। फिर किस आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है? आपने देखा ईडी ने हाई कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कबूला है कि सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ ना तो कोई FIR है, ना ही वो आरोपी है। तो किस बिना पर, इस लोकतांत्रिक देश पर किस कानून के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है?
तो सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के खिलाफ उनके जो समर्थक है यानी कि आम आदमी पार्टी के समर्थक लगातार घेराव कर रहे हैं, पार्टी का प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आज दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के बीच एक MOU साइन किया गया। आखिर इस MOU से खिलाड़ियों को कितना लाभ मिलेगा, इन सभी मुद्दों पर दिल्ली के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर कर्णम मल्लेश्वरी ने न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत की है। एक बार जल्दी से आपको सुनवा देते हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर कर्णम मल्लेश्वरी जी, मैम आज यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन से दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का एक MOU साइन हुआ है। किस तरीके का MOU है और इससे खिलाड़ियों को क्या लाभ मिले? ये MOU ये है कि जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एक्सचेंज करने का, कोचिंग का करिकुलम के ऊपर है, स्पोर्ट्स साइंस के ऊपर है, स्पोर्ट्स इंजरीज़ के ऊपर है। जितनी भी ईस्ट लंदन यूनिवर्सिटी के पास फैसिलिटीज़ है वो हमारे बच्चे यूज़ कर सकते हैं, हमारा फैसिलिटीज़ वो यूज़ कर सकते हैं। एक ये अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल MOU आज साइन किया है। ये सिर्फ एक ही है, अभी हमारा 10 यूनिवर्सिटी के साथ बातचीत चल रहा है, आने वाले टाइम में वो भी करेंगे। अगर हम बात करें, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि केवल दिल्ली के नहीं बल्कि देश के अंदर जहाँ जहाँ टैलेंट छुपा है वो लोग आकर दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो क्या उसका प्रोसेस है और जो बाहर के दिल्ली से बाहर के लोग हों उनको कैसे इस MOU का लाभ मिलेगा? देखिए, हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भी हम लोग इनवाइट कर रहे हैं। इसका अलावा हम लोग एक RFP बनाया है, वो ऑलरेडी पब्लिश हो गई है। और एक हमारे जो भी स्काउटिंग टीम आएगी वो हमारा 13 आइडेंटिफाई स्टेट्स है अलग अलग इवेंट्स के लिए, वहाँ हमारा टीम्स जाएंगी, वहाँ से बच्चों को टैलेंट आइडेंटिफाई करेंगी, फिर उसको पिक करके हम दिल्ली लेके आएंगे। अगली सवाल, ऐसी और कौन सी यूनिवर्सिटी है जिससे अभी आगे आने वाले समय में MOU साइन कर दें? अभी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है, 10 यूनिवर्सिटीज़ है, उनके साथ अभी बातचीत ही चल रही है, फाइनल नहीं हुआ, जैसे होगा तो बता देंगे। तो बिल्कुल ये थी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की VC, जिन्होंने बताया कि आज जो MOU साइन हुआ है उससे आने वाले समय में भारत के अंदर जो खिलाड़ी हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और न केवल दिल्ली के बल्कि दिल्ली के बाहर के भी जहाँ जहाँ टैलेंट पूरे देश के अंदर छुपा हुआ है वो लोग आकर दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर अपने खेल को बढ़ावा दे सकते हैं। कैमरा पर्सन आरब के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो ऐसे में दिल्ली में जो भी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं उनके भविष्य के लिए और साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी बच्चे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ा फ्यूचर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हम आपको कानपुर हिंसा के बारे में एक बार फिर से खबर दे दें। कानपुर हिंसा पर राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत की है और इस खास बातचीत में उन्होंने कहा कि BJP ने नफरत फैलाई है जिसके कारण ये पूरा का पूरा हिंसा हुआ। वहीं देश में हिंसा करने की किसी को इजाज़त नहीं है। हिंसा के दोषियों के खिलाफ कार्यवाही कड़ी होनी चाहिए। और क्या कुछ कहा है तारिक अनवर साहब ने, हमारे सहयोगी रवि शराफ ने उनसे खास बातचीत की है, एक बार सुनवा देते हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर साहब इस वक्त हमसे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तारिक साहब, कानपुर में जो हिंसा हुई उसके बाद PFI का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, हालांकि PFI की तरफ से इस बात का खंडन किया गया है कि उनका कोई संबंध नहीं है। खैर, जिसके भी द्वारा हिंसा की गई हो वो निंदनीय है और हमारे लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। हमारे देश में संविधान है, कानून है और उसके तहत कोई भी कार्रवाई होनी चाहिए। पर भाजपा के नेता तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मनोबल बढ़ाया है, आप लोग की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप लोगों ने मनोबल बढ़ाया इसलिए देश में हिंसा आ रहा है, उत्तर प्रदेश में हिंसा हो रहा है। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और वो खुद सांप्रदायिकता फैलाते हैं, वो खुद नफरत और घृणा फैलाते हैं, तो वो समझते हैं कि सभी लोग यही काम करते हैं। आपको लगता है कि नफरत और घृणा भारतीय जनता पार्टी ने अगर फैलाया तो उसी का एक जो है रिप्लिकेशन ये निकल कर आया है कि इस तरह का प्रदर्शन हुआ है? बिल्कुल, उसकी प्रतिक्रिया हुई है और चूँकि प्रॉफिट मोहम्मद के ख़िलाफ़ अगर बोला गया तो पहले तो उसको पकड़ना चाहिए कि जिसने बोला है, उसको सज़ा होनी चाहिए, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, चूँकि जड़ वहाँ है। पर जिसने बोला उसे तो 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया पार्टी ने। निष्कासित कोई सज़ा नहीं होती है। उसके बाद जो माहौल एक घाटी में भी बना और तमाम आप देख रहे होंगे देशों से जो प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है, आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल हुई है, खराब हुई है? बिल्कुल, हमारे छवि को, भारत की छवि को बहुत धक्का लगा है, क्योंकि आज तक वो देश छोटे से छोटा देश भी आज हमारी निंदा कर रहा है, हमारे दूतावास को बुलाकर और उनसे कैफियत तलब कर रहा है। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि भारत जो 130 करोड़ का देश है और एक मामूली सा देश जिसकी आबादी करोड़ भी नहीं है,
वो भी हमको आज आंखें दिखा रहा है। पूरे भारत से माफ़ी मांगने की बात की गई है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन बदनामी पूरे देश की हुई है। कैमरामैन केडी के साथ रवि सर्राफ, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और कानपुर हिंसा अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है और ऐसे में आपने सुना कैसे कांग्रेस के नेता ने क्या कुछ कहा है। तमाम जो ठीकरा था उन्होंने बीजेपी के नेताओं के ऊपर फोड़ दिया, लेकिन ऐसे में बीजेपी के नेता क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको सुनवा दी। तो कानपुर हिंसा पर कानपुर के बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत की और कहा कि कानपुर में हुए दंगे की साजिश बहुत पहले से रची गई थी। विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ये पूरा का पूरा हिंसा हुआ। और क्या कुछ कहा सत्यदेव पचौरी ने, हमारे सहयोगी रवि शराफ ने उनसे बातचीत की है, एक बार सुनिएगा। जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर में भड़की हिंसा और हिंसा के बाद जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं, जो आरोपी हैं उन्हें धरपकड़ उनकी की जा रही है, लेकिन तमाम ऐसे आरोपी हैं जो भी गिरफ्त से बाहर हैं। और पूरी हिंसा का मजमा जो लगा वो क्यों था? सत्यदेव पचौरी जी हमारे साथ हैं, कानपुर से सांसद हैं। सर, आप कानपुर से सांसद हैं, औद्योगिक शहर है उत्तर प्रदेश का कानपुर, औद्योगिक शहर में दंगा कैसे? देखिए, 70 साल में जिस प्रकार से तुष्टीकरण हुआ है, चाहे कांग्रेस हो, मुलायम सिंह हो, मायावती हो, इनको मुसलमानों को उन्होंने दामाद के रूप में ट्रीट किया, क्योंकि वोट बैंक के रूप में देखा। और ये जिस दर इनका पल्ला भारी हो जाता था, ये चले जाते थे, वो पार्टी जीत जाती थी, सत्ता में आती थी, तो ये समझ गए कि इनके बगैर सरकार नहीं बनेगी। पहली बार उत्तर प्रदेश में बगैर मुसलमान के समर्थन के सरकार बनी है। जैसे योगी जी और मोदी जी बगैर समर्थन के पीएम और सीएम बने हैं, तो उससे मुसलमान अंदर अंदर आहत है। और जो पीएफ है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति और देश के प्रति नफरत के बीज बोता है, और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, केरल में, हर जगह जो ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मुसलमानों को भड़काता रहता है। ये मानसिकता है ना लोगों को भड़काने की। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इनकी हिम्मत ना हो कि और जगह कोई बवाल कर सके या दूसरों को राष्ट्र विरोधी इनको प्रेरणा दे सके। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सत्यदेव पचौरी जी, कानपुर से सांसद हैं। कानपुर के दंगों के बाद न्यूज़ इंडिया के साथ उन्होंने बातचीत की। हमारे साथ कैमरा पर्सन कृष्णदेव के साथ अजस्त्र पीयूष शुक्ला, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो कानपुर हिंसा राजनीतिक रूप लेता जा रहा है और ऐसे में आपने देखा कैसे कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता दोनों ही एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ट्विन टावर गिराने की तारीख में बदलाव किया गया है। पहले एक्सटेंशन देते हुए 28 अगस्त की तारीख तय की गई थी, लेकिन अब इसमें बदलाव हुआ है। टावर अब 1 हफ्ते और पहले 21 अगस्त को गिराया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी और टावर गिराने वाली कंपनी के बीच में एक बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। तो 21 अगस्त को गिराया जाएगा ये टावर, हम आपको बता दें। और देखिए, ये ट्विन टावर इसे कहा जाता है और ऐसे में दोनों पक्षों के बीच बैठक हुई है और बैठक के बाद हम आपको बता दें कि ये जो तारीख थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ट्विन टावर गिराने की तारीख में बदलाव किया गया है। हालांकि पहले जो तारीख थी वो 21 अगस्त को उसके पहले की तारीख थी, लेकिन अब जो डेट है वो 21 अगस्त के आसपास की ये डेट है। और ऐसे में कुछ अपडेट हमारे पास आती है तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की सड़कों और पुलों को लेकर जो घोषणाएं की थी वो काम अब दिख रहा है। सड़कों के शिलान्यास के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले गंगा पर बस 4 पुल थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 17 हो गई है। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण पर केंद्र और बिहार सरकार ने जोर दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने सड़कों के मेंटेनेंस पर भी जोर दिया है। आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज एक बहुत अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। इसके एक हिस्से की शुरुआत हो गई थी 2 साल पहले, और अब जब ये कार्यक्रम पूरा हो गया गांधी सेतु का,
ये बहुत अच्छा है और ये बहुत पहले बना था। ये आप समझते हैं, जानते हैं कि इसका तो निर्माण कार्य बहुत पहले शुरू हुआ था, 1972 में शुरू हुआ था और 82 में पश्चिमी 2 लेन और 1987 में पूर्वी 2 लेन का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। और इसके बाद ये चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिन के बाद इसमें काफ़ी कमजोरी आने लगी थी और ये बात 1991 से ये चल रहा था कि आखिरकार इसमें कोई ना कोई परिवर्तन करना पड़ेगा। आज बहुत ही खुशी की बात है। और राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर उदयपुर के एक रिजॉर्ट में चल रही कांग्रेस की बाड़ाबंदी में विधायक जीत की रणनीति पर काम करने के साथ ही जमकर मौज मस्ती भी करते दिखाई पड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने मैजिक शो का आयोजन किया गया। ये मुख्यमंत्री गहलोत की सियासी जादूगरी का ही कमाल है कि राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले विधायकों की बगावत के चलते बिखरी नजर आ रही है। कांग्रेस अब फिर से सधी हुई नजर आ रही है। वहीं लेडी मैजिशियन आंचल के इस शो के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, राज्यसभा प्रत्याशी रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और साथ ही प्रमोद तिवारी वीडियो में साफ साफ नजर आ रहे हैं। सर आप मल्टीप्लाई करेंगे, कोई सी भी 2 डिजिट परफेक्ट। सर आप मल्टीप्लाई करेंगे, कोई सी भी 2। और बठिंडा में बलबीर सिंह सिद्धू मीडिया से रूबरू हुए और इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा पर जमकर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा मेल हैं या फिर फीमेल, पहले तो यही पता करना मुश्किल है। आपको बता दें कि राघव चड्ढा ने बलबीर सिंह के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने पर तंज कसते हुए कहा था कि बीजेपी कांग्रेस का कूड़ेदान बन गई है, जिस पर बलबीर सिंह सिद्धू ने राघव चड्ढा को तीखा जवाब दिया। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਪਸ ਟਰਾਈ ਫਿਰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹੂਗਾ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਕਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਤੰਦਰ ਉਹ ਚਲੋ ਐਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਜੋ ਉਹ ਆਇਆ ਪੁੱਛੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਭਾਈ ਮੇਲ ਹੈ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਹੈ। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में कुछ इलाकों में लू चलने की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बीते दिनों की बात करें तो वहीं दिल्ली में तापमान 44 डिग्री के आसपास पहुंच चुका था और ऐसे में आज भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली का तापमान 45 डिग्री के आसपास रहेगा। साथ ही आपको यहाँ बताते चलें कि धूल भरी गर्म हवाएं भी चलेगी। दिल्ली में गर्मी से हाल बेहाल है और हालात ये हैं कि लगातार दिल्ली में जो तापमान है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि गर्म हवाएं चलेंगी, लू चलेंगी। इसके साथ ही जो धूल भरी आंधी चलती है वो भी आज चलने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। अगर हम बीते दिनों की बात करें तो बीते दिनों भी लगातार गर्मी जो है वो आसमान छू रही थी। लगातार तापमान जो था वो 43 से 44 डिग्री के आसपास था और आज भी ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली का जो तापमान है वो 44 डिग्री के आसपास रह सकता है। ऐसे में लोगों को पहले ही हिदायत दी गई है कि अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें और जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही इसको लेकर अपना ख्याल रखें। और इसी को देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से आज येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली की तस्वीर हम अगर आपको दिखाएं तो तस्वीरें देखिए, आपको तस्वीरों से स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से ये इंडिया गेट के पास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आमतौर पर अच्छी खासी भीड़ देखी जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको खाली जगह दिखाई देगी, गिने चुने लोग दिखाई देंगे। सड़कों पर भी अगर आप नज़र डालेंगे तो गाड़ियों की संख्या उस हिसाब से नहीं दिखाई देगी जितनी आमतौर पर हमें दिखाई देती है। और इसकी जो खास वजह है वो मौसम ही है, क्योंकि लगातार तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है। धूल भरी आंधी चलने की संभावना जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से जताई गई थी वो तस्वीर भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और इसी को लेकर, इसी को देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से आज येलो अलर्ट जारी किया गया है
कि धूल भरी आंधी चलेगी। तापमान 44 से 45 डिग्री के आसपास रहने वाला है। इसको देखते हुए ही लोगों को ये आदेश दिए गए हैं कि अगर आवश्यकता ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि आज दिल्ली का जो तापमान है वो बहुत ही गर्म रहने वाला है। कैमरा पर्सन सोमेंद्र के साथ अमन शुक्ला, दिल्ली। तो लू के थपेड़े दिल्ली वासियों को काफ़ी परेशान कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने चेतावनी जारी की है कि आज ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। हिमाचल की जयराम सरकार ने साल 2023 तक प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, जिस पर स्वास्थ्य महकमा लगातार काम कर रहा है। चंबा जिले की बात करें तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग हर रविवार को गाँव और शहरी क्षेत्रों में टीबी मरीजों को चिन्हित करता है, यानी कि उनकी पहचान करता है, जिसके जरिए जिले में अब तक 752 टीबी के मरीज की पहचान हो पाई है। अब यहाँ स्वास्थ्य विभाग इन मरीजों के इलाज में जुट गया है।